A very good morning to all my dear friends. Welcome once again in my YouTube channel Balvinder Study Circle. My dear friends, जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी हमने डिस्कस किया था. नाउ टुडे आई विल डिस्कस पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 51A विच डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज़. जो हमारी एक सिटीज़न की, एक नागरिक की जो ड्यूटीज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे पार्ट 4A. टुडेज टॉपिक इज फंडामेंटल ड्यूटीज, दैट इज पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 51A. आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज. सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करूं, ड्यूटीज जैसे पार्ट 3 में हमने डिस्कस किया था कि इंडिविजुअल के, एक सिटीजन के राइट्स हैं, उसी तरह राइट्स के साथ साथ एक इंडिविजुअल की, एक भारतीय नागरिक की ड्यूटीज भी हैं जो पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई हैं. एट प्रेजेंट 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं. फंडामेंटल ड्यूटीज का ये जो प्रोविज़न है, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब इनेक्ट हुआ था, हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज इनेक्टेड ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो इम्प्लीमेंट किया गया था, उसमें फंडामेंटल ये जो हमारी ड्यूटीज़ हैं इनका प्रोविज़न नहीं था. ये आपने याद रखना है. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में देयर वाज नो प्रोविज़न ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़. ठीक है. दीज वर एडेड ये ऐड की गई थी बाय 42nd अमेंडमेंट. 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. रिमेंबर, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स में कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का ये जो प्रोविज़न है ये 42nd अमेंडमेंट के अंदर जो है 1976 में ये ड्यूटीज़ जो हैं ऐड की गई थी. ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे? स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह मेहता कमेटी. ये कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे, याद रखना आपने, स्वर्ण सिंह मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी ऐड की गई थी. ठीक है. दीज वर एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976, बट ओनली 10 ड्यूटीज. ये आपने याद रखना है. 42nd अमेंडमेंट से जो फर्स्ट 10 ड्यूटीज हैं वो ऐड की गई थी. किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे? स्वर्ण सिंह मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन पे. जो हमारी 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, 11th फंडामेंटल ड्यूटी, that is duty of parents or guardians to provide education to their children from 6 to 14 years of age. एट लीस्ट ये जो बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन है ये हर एक पेरेंट गार्डियन की ड्यूटी है प्रोवाइड करना. बेसिक एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन 6 to 14 years of age. और ये जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, दिस वाज एडेड बाय, वेरी इंपॉर्टेंट, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट.
ऑफ 2002। 2002 में ये अमेंडमेंट हुई थी। 86 अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 2002 का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी थी हमारी, दैट टू प्रोवाइड education to the children between 6 to 14 years by the parents or their guardians. Okay, so आपने यही याद रखना। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज का देयर वाज नो प्रोविजन। Under 42nd Amendment Act of 1976, on the recommendation of Swarn Singh Mehta Committee, 10 fundamental duties were added. The last fundamental duty, that is 11th fundamental duty, was added by 86th Amendment Act of 2002. And also ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये क्या हैं? दीज आर नॉन जस्टिसेबल। These are non-justiciable directly by the court. This is very important. Non-justiciable. That means non-justiciable हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. That means these are not directly enforceable by the court. In case of violation of these duties, one cannot go to the Supreme Court or High Court under Article 32 and 226 कि भाई और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जुडिशरी इस पे रिट्स इशू नहीं कर सकती है। ये हो गया नॉन जस्टिसेबल। अगर जैसे फंडामेंटल राइट्स जो हमने पहले डिस्कस किया पार्ट 3 में, वो जस्टिसेबल है। अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है, अपनी अर्जी दे सकता है। एंड देन ऑन दैट बेसिस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्स के जो प्रोविज़न हैं अकॉर्डिंग टू द केस, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, वो उनको टाइम टू टाइम इशू कर सकता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द देयर राइट्स। सो बट पार्ट 5A जो है 4A जो है हमारा आर्टिकल 51A, ये दीज आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ द सिटीजन। ये हमारी ड्यूटीज़ हैं। राइट्स के साथ साथ ही हमारी ड्यूटीज़ हैं जो हमने फॉलो करनी है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस दीज 11 फंडामेंटल ड्यूटीज वन बाय वन। Now, first fundamental duty is to respect the Constitution of India, to respect the Constitution and national flag and national anthem. नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तो फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? हमारा जो भारतीय संविधान है, जो हमारा एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके अंदर जो जो प्रोविजंस हैं, ओके, जैसे इंडिया में देयर इज अ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, देयर इज अ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स भारतीय संविधान ही जो है वह सर्वोपरि है, सबसे अबोव है। उसको कोई भी वायलेट नहीं कर सकता है, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे वो प्रेसिडेंट है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज है, कोई भी, whosoever is. So we have to respect the Indian Constitution and the provisions of the Indian Constitution. उसी के साथ जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल फ्लैग है, उसकी भी रिस्पेक्ट करना, उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। ओके, ये भी हमारी ये क्या है? ड्यूटी है। अब हमारा जो राष्ट्रीय गान है, नेशनल एंथम जो है, उसकी भी रिस्पेक्ट करना, ये भी हमारी एक ड्यूटी है। दिस इज द फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी। नाउ सेकेंड फंडामेंटल ड्यूटी इज protect sovereignty, unity and integrity of India. To protect the sovereignty. Sovereignty means इंडिया की sovereignty को, उसकी सुप्रीमेसी को क्या करना? प्रोटेक्ट करना। इन केस इफ देयर इज अ वॉर लाइक सिचुएशन, या कोई थ्रेट हो रहा है इंडियन नेशन को किसी भी तरह का, तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया कि हम इसकी सोवरेनिटी के लिए अगर हमें टाइम आने पर अपनी जान भी देनी पड़े तो वी शुड बी रेडी। भारतीय यूनिटी को, यूनिटी इन डाइवर्सिटी,
विभिन्नताओं में एकता, इसको बरकरार रखना, आपसी भाईचारे को इसकी बनाए रखना, कास्टिज़म, रीजनलिज्म, इन चीज़ों के बेसिस पे सोसाइटी को डिवाइड ना करें, आपसी भाईचारा जो है उसको बनाए रखना, उसको प्रमोट करना, जात पात धर्म इन चीज़ों को बेस पे एक दूसरे से नफरत ना करना, ये भी हमारी एक ड्यूटी है। नंबर 3, promoting harmony, brotherhood, and respecting women's dignity. Another duty is सेम वही आपसी भाईचारा, ब्रदरहुड को क्या करना, प्रमोट करना, और वुमेन डिग्निटी को, नारी के मान सम्मान की रक्षा करना, उसको भी प्रमोट करना, ये भी हर नागरिक की क्या है, ड्यूटी है। ओके, रिस्पेक्टिंग द वुमेन एम्पावरमेंट, ईव टीजिंग ना करना, सेक्सुअल हैरेसमेंट्स नहीं करना, ये भी हमारी ड्यूटी है। Number 4, preserving the rich heritage of composite culture. Preserving the rich heritage of composite culture, और हमारा जो हिंदुस्तान का, हमारे भारत का जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, उसको प्रमोट करना, डिफरेंट कल्चर्स को, हर एक चीज़ को अपना प्रमोट करना, अपनी ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस, ट्रेडिशनल कस्टम्स, ट्रेडिशन, सबको क्या करना, प्रमोट करना, ये भी हमारी क्या है, ड्यूटी है। इसी के साथ में नेक्स्ट वन इज, नाउ 5th वन इज protecting the natural environment, and protecting the natural environment, और जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट, हमारा जो वातावरण है, उसको भी प्रोटेक्ट करना, उसको प्रदूषित नहीं करना। ओके, जो भी गवर्नमेंट की जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन ऑफ 1986, अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को, फॉरेस्ट्स को डिफॉरेस्टेशन मतलब नहीं करना, ओके, जंगलों की कटाई नहीं करना, इनकी प्रोटेक्शन करना, तो ये भी हमारी क्या है, एक ड्यूटी है। नाउ नेक्स्ट वन इज, नंबर 6 इज developing scientific temper, and humanism. अब साइंटिफिक ह्यूमनिज्म क्या हो गया, साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक ह्यूमनिज्म को डेवलप करना इंडिविजुअल्स के अंदर, अपने अंदर, ये भी हमारी एक ड्यूटी है। साइंटिफिक टेम्पर या साइंटिफिक ह्यूमनिज्म वो ह्यूमनिज्म हो गया जो रेशनल बीइंग हो, जो इरेशनल थिंकिंग ना रखता हो, जो सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास पे विश्वास ना करता हो, जो हर चीज़ को, सही और गलत को रेशनल बेसिस पे, एविडेंसेस के बेसिस पे जजमेंट कर सके कि क्या सही है क्या गलत है, ना कि जात पात धर्म कास्ट अंधविश्वास के नाम पे अंधविश्वासी नहीं होना है। नॉट टू बी ए सुपरस्टिशियस, नॉट टू बी इरेशनल,
बिकम अ रैशनल बीइंग। रैशनल मीन्स एक साइंटिफिक टेम्पर, एक साइंटिफिक ह्यूमन बीइंग तैयार करना जिसकी माइंड अच्छे से डेवलप हो सके, जो हर चीज़ को अच्छे से परख सके, सही और गलत में और सही तरीके से जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सके। दिस इज व्हाट वी कॉल अस डेवलपिंग ऑफ द साइंटिफिक टेम्पर, न्यू आइडियाज, न्यू मेथड्स, न्यू टेक्नोलॉजी, इनको एडॉप्ट करना। क्लियर? नेक्स्ट वन इज to safeguard public property and avoiding violence पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना, उसको हार्म नहीं करना, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना। पब्लिक प्राइवेट मीन्स जो भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी, चाहे वो गवर्नमेंट लॉन्स हैं, रोड्स हैं, कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओके, किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म नहीं करना और वायलेंस को अवॉइड करना। जैसे कि अगर हम बात करें, इंडिया का हमारा कल्चर ही यही है, नॉन वायलेंस, अहिंसा। We the people of India believe in non-violence, not in violence. Okay, चाहे वो बुद्धिज्म है, चाहे वो जैनिज्म है, जब वो गांधीन फिलोसफी है, हमारा वैदिक, ये हमें क्या सिखाता है? टू फॉलो नॉन वायलेंस। इवन हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी, नॉन अलाइन मूवमेंट, दैट इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन द नॉन वायलेंस, जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि म्यूचुअली आर्बिट्रिएशन मेथड, डिप्लोमेटिकली मैटर्स को सॉल्व करना और वायलेंस को प्रमोट नहीं करना। ऑल्दो वायलेंस इज द लास्ट ऑप्शन। अगर बात देश की सुप्रीमेसी पे आ जाए, इसकी सॉवरेनिटी पे आ जाए, अगर डिप्लोमेटिकली सॉल्यूशंस ना निकले, अगर हमारे सिटीजन्स को थ्रेट है, then we can go for the violence. ओके, तो उसी तरह सोसाइटी में भी हमें इसी तरह से जो है रहना है, वायलेंस को प्रमोट नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट वन इज safeguard to promote excellence in all spheres. That means कि हर क्षेत्र में अपने आप को एक्सीलेंस करना, प्रमोट करना, बढ़ाना, एक्सीड करना, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकली हो, टेक्निकली हो, साइंटिफिकली हो। हमें अपने आप को क्या करना है, हर क्षेत्र में अपने आप को क्या करना है, डेवलप करना है। ओके, अगर इंडिविजुअल डेवलप होगा तो उसी के साथ सोसाइटी डेवलप होगी, सोसाइटी डेवलप होगी तो नेशन डेवलप होगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज to cherish and follow the noble ideas that inspired national struggle for freedom, that means उन आइडियाज को फॉलो करना और उनको प्रमोट करना, वो नोबल आइडियाज जो हमारी नेशनल स्ट्रगल को, फ्रीडम के लिए, नेशनल स्ट्रगल जो रहा हमारा आज़ादी के लिए, उन सबको प्रमोट करना कि किस तरीके से हमें आज़ादी मिली है, किस तरह से हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने नेशन के लिए फाइट की,
हाउ वी गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। ये हमारे, दिस इज अवर ड्यूटी कि हम ये आइडियाज प्रमोट करें हमारी जनरेशन, हमारे मतलब जो भी यंगर वंस है, जो कमिंग जनरेशन है, दिस इज अवर ड्यूटी टू प्रमोट दीज आइडियाज दैट हाउ वी गेट द इंडिपेंडेंस। Who were the national fighters? Who was Bhagat Singh? Who was Chandrasekhar Azad? Who was Mahatma Gandhi? Who was Jhansi की रानी लक्ष्मीबाई? ओके, तो दिस इज अवर ड्यूटी, उनको बताना, ठीक है, टाइम टू टाइम, कि नेशनल स्ट्रगल हमें आज़ादी किस तरह से मिली है। नाउ नेक्स्ट वन इज to uphold and protect the sovereign, to uphold and, sorry, ये हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ नेक्स्ट वन इज to defend the country, and provide national service, when called upon to do so। जब भी हमें ज़रूरत पड़े, जब भी हमें ज़रूरत पड़े कि हमें अपनी कंट्री को डिफेंड करना है, उस वक्त ये ड्यूटी सिर्फ डिफेंस फोर्सेस की ही नहीं रह जाती है। एट दैट टाइम दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द सिटीजन्स आल्सो। जैसे भी हो सके, जितना भी हो सके, कंट्रीब्यूट करें टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, टू डिफेंड द कंट्री, टू डिफेंड द नेशन, टू डिफेंड द पीपल, टू डिफेंड द सिटीजन्स, हर तरीके से। एज आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड विद यू पीपल, एट प्रेजेंट हमारी वॉर सिर्फ एनिमी कंट्रीज़ के साथ नहीं है, हमारी वॉर जो है इस वक्त हमारे कंट्री के अंदर जो हमारे दुश्मन हैं उनके साथ भी है। वो दुश्मन, वो एनिमीज जो इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, जो नेशंस के लिए थ्रेट हैं, लाइक नारकोटिक्स, ड्रग्स, इलीगल स्मगलिंग, इस तरह के कामकाज में जो भी इन्वॉल्व हैं, उसके बारे में कंसर्निंग अथॉरिटीज़ को बताना। ओके, ये भी हर नागरिक की एक ड्यूटी है। नाउ 11th फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि 11th टू प्रोवाइड, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एजुकेशन फ्रॉम 6 to 14 years, from 6 to 14 years of age। और ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं 2002 में ऐड की गई थी। जो फर्स्ट फंडामेंटल 10 ड्यूटीज़ है 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुई थी, और 11 फंडामेंटल ड्यूटी जो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में ऐड की गई कि इट इज़ द ड्यूटी of each and every parent and their guardians to provide their children education at least between 6 to 14 years, जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन है, so that वो रीडिंग राइटिंग के कैपेबल हो सके। ओके, सो दीज वर द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने आज डिस्कस की, जो कि राइट्स के साथ साथ हमें बताती हैं कि हमारी कुछ ऑब्लिगेशंस भी हैं, हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं टुवर्ड्स द नेशन। Whenever we enjoy the rights, जब भी हम अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करें, तो उसी के साथ हमें ये भी रिमाइंड रखना है कि हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं। ये ड्यूटीज़ जो हैं ये नॉन जस्टिसेबल हैं, डायरेक्टली एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट नहीं है, बट इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पार्लियामेंट जो है अंडर डिफरेंट लॉज बना के। दीज ड्यूटीज़ जो हैं वो इम्प्लीमेंट की गई हैं।
ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। इसी तरह मेरे चैनल बलविंदर स्टडी सर्कल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। प्लीज़ शेयर कीजिए, जितना हो सके लोगों तक पहुंचाइए, जिसको बेनिफिट मिल सके, कुछ नीडी लोगों को बेनिफिट मिल सके। ओके, ये मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से। और इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।